हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर की चर्चा शुरू कर रहे हैं और आज हमारा डे 1 है। बिजनेस स्टडीज की हमने बात करनी है बेटा। तो पहले बिजनेस स्टडीज के सिलेबस से रिलेटेड कुछ बात करता हूँ और फिर आगे बढ़ाएंगे। बेटा, टोटल बिजनेस स्टडीज में आपके पास 11 चैप्टर है। ठीक है जी। 11 में से मैं आपको 3 to 4 चैप्टर के ही नोट्स दूंगा। बाकी मुझे लगता है एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स को इतना कमाल लिखती है कि मैं लिख नहीं सकता उतना कमाल। ठीक है जी। बस हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लैंग्वेज काफी स्टैंडर्डाइज है, तो उसको आसान करने के लिए कुछ कुछ थोड़ी बहुत ही बातें तो मैं लिखवा दूंगा, पर इससे कमाल एनसीईआरटी से कमाल मैं नहीं लिख सकता हूँ चैप्टर को, वो इतना ही कमाल लिखती है। दूसरी बात बेटा, बिजनेस स्टडीज में ना केस स्टडीज बड़ी पॉपुलर है। ठीक है जी। आपका स्कूल क्या करेगा बेटा, कुछ सहूलियतें देगा, 11th में आपको केस स्टडीज कम देगा। ठीक है जी। लेकिन बेटा बोर्ड्स में कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। बोर्ड्स में आपकी पूरी जान निकाली जाती है। 80 में से 70, 72, 75 नंबर की केस स्टडीज आती है। ठीक है ना जी। तो कभी डायरेक्ट पेपर नहीं आएगा, आप क्या सोच रहे कि बैठे हो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस लिखूंगा, 1 मार्क 2 मार्क, कभी आएगा ही नहीं। क्वेश्चन ही नहीं आएगा ऐसा। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं। ठीक है जी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रिपेयर करूं फॉर द वर्स्ट। मैं ये हैबिट ना बेटा आपको 11th क्लास से ही डाल देता हूं। मुझे पता है काफी स्कूल में 50% भी केस स्टडी नहीं आएंगी, पर बेटा आपको सच में 11th के लिए पढ़ना है। 12th में जब फर्स्ट डे आओगे तो क्या होगा तुम्हारा, चलो मैं नहीं कराता केस स्टडी, पूरे साल नहीं कराता, पास ही तो ना हो जाओ। 12th में हैबिट ही नहीं होगी। तो बेटा मैं हैबिट डालूंगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले चैप्टर पढ़ेंगे, खत्म करेंगे और पहले ही चैप्टर के बाद केस स्टडीज को तुरंत शुरू करते हैं। ठीक, चीजों को कॉम्प्लिकेट करना है, उसके बाद आसान करना है। समुद्र की गहराई टच बिल्कुल करानी है, तो उसके बाद ये भी सिखा देना ऊपर ऊपर कैसे तैरना है। ठीक है जी। मैं प्रिपेयर वर्स्ट के लिए करूंगा, मुझे पता है पेपर आसान है, बहुत आसान है। ठीक है जी। पूरी कोशिश ऐसी रहेगी पूरे साल भर में 2 से 3 बुक केस स्टडी की कराएं। आपको सारी नहीं खरीदनी होंगी, 2 जने मिलकर एक बुक खरीद लेना, कुछ ऐसा मैनेज कर लो। जिसके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, वो जैसा भी चाहे, उसकी इच्छा। ठीक है जी। बाकी तो मैंने बता दिया था, बुक कहीं से भी खरीद लेना, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं। ठीक है। अभी मैंने केस स्टडी की बुक का नाम भी नहीं बताया, तो अभी खरीदनी भी नहीं है। एनसीईआरटी मैंने कहा था ले सको, अच्छी बात बात, 60 रुपए की बुक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई बहुत खासा। मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स दे दिए, इसलिए मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, अगर आप बिजनेस स्टडीज की बुक नहीं भी लाओगे इस चैप्टर के लिए मुझे चलेगा, कल से बीएसटी की बुक चाहे घर छोड़ा। ठीक है जी। इको की भी घर छोड़ के आ सकते हो कल से, और अकाउंटेंसी की भी छोड़ सकते हो, जब तक चैप्टर ये 2 चल रहा है, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। अब बेटा इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं बेटा, A to Z पढ़ने वाले हैं बीएसटी का, बिजनेस वर्ड का। अच्छा, क्या हमें ये भी क्लियर है कि बिजनेस क्या होता है? क्या हमें पता है बिजनेस क्या होता है? क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? क्या हमें पता है बिजनेस में रिस्क कितने तरीके के होते हैं? क्या हमें पता होता है बिजनेस का पर्पस क्या है? क्या हमें पता होता है बिजनेस कितने तरीकों से किया जा सकता है? क्या हमें पता होता है बिजनेस में बेटा बहुत सारी सर्विसेज की हमें जरूरत पड़ती है। इट मे बी बैंकिंग, इट मे बी इंश्योरेंस। क्या हम जानते हैं बैंक्स क्या है? क्या हम जानते हैं इंश्योरेंस कंपनीज क्या है? तो भाई बहुत कुछ पढ़ना है, और 11th की बिजनेस पढ़ाने में मुझे जितना मजा आता है मेरे को, मैं 6 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मुझे 11th बीएसटी से प्यारा कुछ नहीं है। मैं 11th बीएसटी को बहुत प्यार करता हूँ, सबसे अच्छा लगता है मुझे। ठीक है जी। तो आप एक अलग लेवल की एनर्जी का फ्लो भी देखोगे मेरे अंदर, ये ऐसे ही बैच शुरू होता है मेरे अंदर, बस अलग लेवल की एनर्जी आती है, मेरा मन करता है बताऊं, बहुत ज्यादा बताऊं बच्चों को। ठीक है जी। तो चलो पहले एक एक्स्ट्रा बात के साथ शुरुआत करते हैं। ये एक्स्ट्रा बात का मतलब क्या, जो आज फर्स्ट डे आ रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ बेटा। टीचिंग के बियॉन्ड जाकर कुछ कुछ और चीजें बताना, दुनिया में क्या चलता है वो बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी पास नॉलेज से भी हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आगे के बारे में, दुनिया के बारे में भी आपको बताऊं। ठीक है जी। तो शुरुआत कर देते हैं एक चीज के साथ बेटा। कुछ कहानी इंटरव्यू से रिलेटेड बताऊं?
आप इंटरव्यू देखते होंगे, कभी कभी सुना होगा, अलग अलग लेवल पे इंटरव्यू, अलग अलग चीजों के इंटरव्यू, ठीक है ना, सीएस एमबीए के इंटरव्यू, यूपीएससी के इंटरव्यू, और जान निकाल देते हैं इंटरव्यू में। मतलब आपके रिटर्न एग्जाम से ज्यादा मुश्किल हो जाता है इंटरव्यू निकालना, है ना। ये टर्म सुन के ही आदों को डर लगने लगता है कि यार ये इंटरव्यू में तो जान निकाल देंगे, पीआई में तो जान निकाल देंगे यार, है ना। तो वो बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, बड़े ही खतरनाक। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो एक बार इंटरव्यूअर ने ना क्या किया, एमबीए मैनेजर सेलेक्ट कर रहे थे और अच्छा खासा पैकेज देना था। आईआईएम में इंटरव्यू चल रहा था, आईआईएम में इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर ने अपने सामने भी कॉफी रख ली और इंटरव्यूई के सामने भी कॉफी रख ली, और एक एक करके कैंडिडेट को बुलाने लगे। कहता है व्हाट इज बिफोर यू, कहता सर इट्स कॉफी, यू गॉट रिजेक्टेड। उठ के चला गया, भाई मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया। दूसरा, व्हाट इज बिफोर यू, सर इट्स कॉफी, यू गॉट रिजेक्टेड। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल क्या रहा है भाई। 10 बंदे 15 बंदे रिजेक्ट हो चुके हैं। एक से पूछा व्हाट इज बिफोर यू, कहता सर इट्स टी, कहता यू गॉट सेलेक्टेड। सारे अमेज्ड, ये क्या, ये कैसे सेलेक्ट हो गया। कहता है इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हाट इज बिफोर यू, इट्स टी। तो सर बहुत कुछ है दुनिया में जानने लायक, सिर्फ एक मैं बोलता हूँ ना, किताबों में नहीं पढ़ी हुई नॉलेज बहुत है। चलो खैर, आ जाए वापसी। अब मन नहीं भरता, मेरा भी मन नहीं भरता। एक नहीं होनी चाहिए सिर्फ, केवल ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, 15-20 तो बताना चाहिए बच्चों को, लेकिन अभी नहीं, एक एक करके। तभी मजा भी रहेगा, तभी आप मुझे याद भी करोगे, तभी मुझे बार बार याद भी कराओगे। एक तो बताओ, ठीक है जी। तो मैं चैप्टर 1 के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन शुरुआत से पहले ही बेटा कुछ और बातें भी बताऊंगा। बेटा चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं, क्या फायदा अगर बिजनेस वर्ड का ही नहीं मतलब पता हो तो, और पहले दिन ना पता हो तो लानत है। ठीक है जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर पहले दिन बिजनेस वर्ड का मतलब ना पता लगे और बिजनेस स्टडीज पूरे साल पढ़ ली तो। ठीक है जी, मैं तो कह रहा हूँ हाथ में पानी लो, चुल्लू भर, नाक में डालो, सांस मत आने देना अपने आप को, अगर बिजनेस वर्ड टर्म क्लियर ना हुई तो आप। ठीक है जी, खत्म कर लो, कोई फायदा नहीं है दुनिया में रहने का। तो लेकिन ये टर्म मैं शुरू करूं कि बिजनेस क्या है, उससे पहले 2-3 बातें जो आपको पूरे साल भर फॉलो करनी है। बेटा आप ना कुछ वर्ड्स को ना बिल्कुल इग्नोर करते हो और ये ना सिर का दर्द बन जाती है। कई बार पेपर पूछता है मीनिंग ऑफ बिजनेस, और कई बार बोलता है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्या कोई मुझे बता सकता है इन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है। मैं तो कह रहा हूं मेरे 10th पास बच्चों, बता दो क्या है डिफरेंस मीनिंग और डेफिनेशन में। आधे तो मन में कह रहे कहाँ हुए 10th पास, हाँ हाँ वही वही। आधे पास बच्चों बता दो, 10th आधे पास बता दो। देख लो 10th की कितनी पावर है, तुम्हें ये डिफरेंस भी नहीं पता। कितने साल हो गए लिखते हुए, बताओ डिफरेंस तो बताओ। आदि भाई बता दो यार, ऐसे इतने खराब खराब एक्सप्रेशन दे रहे हो यार। बाबू सुनो, देखो जब भी डेफिनेशन लिखी जाती है ना, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सम ऑथर। वो हमेशा किसी ऑथर के वर्ड्स होते हैं। और जब भी मीनिंग लिखा जाता है वो मेरे वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को मैं कैसे भी लिखूं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक ऑथर आज से 25 साल पहले किसी चीज को डिफाइन करके गया और दुनिया से चला गया, और पेपर पूछता है डेफिनेशन लिखो, क्या मैं उसके वर्ड्स में कोई भी एडिशन कर सकता हूं, कुछ भी डिलीशन कर सकता हूं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। नो एडिशन, नो डिलीशन, नो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता ना।
जैसे उसके वर्ड थे मुझे वैसे ही लिखने पड़ेंगे, रट्टू तोते की तरह लिखने पड़ेंगे, और नीचे ऑथर का नाम भी लिखना होगा। घबराओ नहीं, पूरे साल में 2 डेफिनेशन भी याद नहीं कराऊंगा, ठीक है जी। ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देना, आपको नहीं पता भी, ठीक है जी। मेरे पास हो, रटने नहीं दूंगा। मेरे तो एनालिसिस भी इतने तगड़े तगड़े होते हैं, 2 लाइन की डेफिनेशन 2 दिन तक नहीं खत्म होती, ठीक है जी। बिजनेस स्टडीज का एक अच्छा खासा नाम है मेरा, 100/100 ऑल इंडिया रैंक ऐसे नहीं आ जाती, ठीक है जी। और किसमें, ये थ्योरी 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 में लोग खुश होते रहते हैं, अकाउंट्स में 100 ले आए, लाओ इसमें लाओ, तो आएगा मजा, मेरे से रियल एप्रिसिएशन मिलेगा। पिछले हर साल में 100 है बोर्ड्स में, ठीक है जी। इस बार भी देख लेना रिजल्ट, इस बार तो होंगे ही ना। चलो क्या बाबू, डेफिनेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सम ऑथर, ठीक है जी। अगर ऑथर के वर्ड है तो एडिशन नहीं कर सकते, डिलीशन नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। और ऑथर का नाम लिखना कंपलसरी है। सब कुछ सही लिख दिया लेकिन ऑथर का नाम नहीं लिखा, नंबर गया, डेफिनेशन का कोई फायदा ही नहीं हुआ अगर ऑथर का नाम ही नहीं लिखा तो, या गलत लिखा तो, ठीक है बोलकर जी। एक काम की बात और बेटा, अगर मेरे को ये दोनों रखने हो तो, मतलब किसी टॉपिक पे डेफिनेशन भी हो मीनिंग भी हो, तो सर मैं ये याद कर लेता हूं। इससे क्या होता है, एक फायदा हो जाता है। अगर कभी पेपर मीनिंग पूछ ले सेम चीज का, तो कट कॉपी पे सेम चिपका दो ना, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो ना ऑथर का नाम लिखो, मतलब मेरे भी वर्ड्स यही है, मैं टीचर को ये बता रहा हूँ मेरे भी यही है, उसने भी यही दिए थे, मेरे भी यही है, मुझे भी ये अच्छा लगा, मैंने भी ऐसे ही डिफाइन किया। क्लियर है ना जी बात, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। जब भी कोई डिफरेंस लिखने को आए इस पूरे साल भर में, जब भी कोई डिफरेंस लिखने को आए, तो बिना बेसिस ऑफ डिफरेंस के डिफरेंस नहीं लिखना। लिखा है 10 तक लिखा है, पता नहीं कैसे कैसे लिखा है ना बाबू। आज मैं बोल देता हूं, एक डिफरेंस आएगा लिखने को आपके नोट्स में, सेकंड पेज पे, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस। लेकिन आप देखो सबसे पहला कॉलम किसका है नोट्स में, बेसिस ऑफ डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस समझते हो, डिफरेंस का आधार क्या है, मैं किस बेसिस पे डिफरेंस बता रहा हूं। अगर मैंने पहला बेसिस चूज किया मीनिंग, तो मैं बता रहा हूं बिजनेस का मीनिंग ये है, प्रोफेशन का मीनिंग ये है, और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये है। अगर मैंने चूज किया रिटर्न, तो मैं बता रहा हूं बिजनेस में रिटर्न क्या मिलती है, प्रोफेशन में क्या मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है। तो कभी भी कोई डिफरेंस आए, पूरी 11th पूरी 12th के लिए गांठ बांध दो ये बात, चाहे बीएसटी में है चाहे इको में या अकाउंट्स में है, अगर डिफरेंस बिना बेसिस के लिखा है नंबर नहीं मिलेगा। फिर आप ये कहते रहते हो भैया मेरी टीचर ने ना नंबर काट लिया, भाई कैसे दिलवा दूंगा मैं भी नंबर, बिना बेसिस के लिखना ही नहीं है। बीएसटी इको और अकाउंटेंसी के लिए बात कॉमन है, मीनिंग डेफिनेशन वाली बात कॉमन है। क्लियर बात, आगे बढ़ जाए। अब जाने बिजनेस क्या है, तो बेटा अब मैं मीनिंग ऑफ बिजनेस बताने जा रहा हूं आपको, बिजनेस का मतलब बताने जा रहा हूं, ठीक है जी। आप 1 मिनट बातें कर सकते हो, ठीक है जी, इतने मैं लिख दूं पहले, फिर बताऊंगा, अभी नोट्स भी नहीं देखने आप करो बातें। बस चलो जी, अब सामने देखते, होगी बातें, कुछ कुछ मन हल्का हो गया, थोड़ा सा ही हुआ,
कोई नहीं, अभी उससे भी कराता हूँ तेरी बात, फिर पूरा हल्का हो जाएगा। तू लो सुनो बेटा, बिजनेस की डेफिनेशन या मोर और लेस मीनिंग की मैं बात करूं, ये मेरे ही वर्ड्स हैं, तो बेटा क्या दिए मैंने वर्ड्स बिजनेस को समझना। और मैं बता देता हूं, कुछ भी चीज इसमें एक भी वर्ड लिखा है वो इंटेंशनल है। आपको लगता है कि मैं एक आधा स्किप भी कर दूंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा, हर वर्ड इंटेंशनल है इसमें लिखा। ठीक है जी। और मैं बता देता हूं, जब मेरा एनालिसिस पूरा होगा तो बिजनेस के बहुत सारे फीचर्स खत्म हो चुके होंगे। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं इस पे एनालिसिस करूं, और तो मैं बता देता हूं आज ये भी पूरा कर लिया तो मैं मानूंगा बहुत कर लिया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ना, मेरा एनालिसिस तो तगड़ा है। ये तो पता नहीं कितने टीचर बता देंगे आपको, और अभी कह देंगे हाथ रख के रट्टा मारो, 2 मिनट बाद आप कहते हो जी याद हो गया, और आपको लगेगा बिजनेस स्टडीज एक लर्निंग सब्जेक्ट है जी, 15 दिन में पेपर से पहले पढ़ना शुरू करूंगा मेरे को याद हो जाएगा। भाई ये मिथ है, ये लर्निंग सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर आपने लर्न करा इसको, मैं आपसे बड़ा बेवकूफ किसी को नहीं समझता। इसलिए जो आपका एटीट्यूड इसके लिए बहुत खराब है सब्जेक्ट के लिए, मैं आपको बिल्कुल सुधार दूंगा। ठीक है जी। अब सुनना बेटा, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने पहले ही बोला, डेफिनेशन मीनिंग इतना बेसिक सी चीज जिसको आप कब से पढ़ते आ रहे हो, उसमें फर्क नहीं पता था, आज ये भी जान लो बेटा। फीचर, नेचर और करेक्टरिस्टिक तीनों एक ही बात होती है। फीचर, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती हैं। और आपको पता है, फीचर, नेचर, करेक्टरिस्टिक्स से ही निकलती हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, सिग्निफिकेंस। लो जी पुत्र जी, ये चारों वर्ड सेम है, ये तीनों वर्ड सेम हैं, और ये तीनों वर्ड सेम है। और आपको बताऊं, जब भी किसी टॉपिक का फीचर आए ना मेरे पढ़ाते टाइम, जब भी आए पूरी जान लगा देना उसको समझने में, क्योंकि आपको इन दोनों पे फिर मेहनत बहुत कम करनी होगी। आपको पता है फीचर से निकलती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बताया कभी किसी ने? मैं बता देता हूं। भगवान ने हमें आंखें दी हैं, फीचर है। लेकिन किसी को बहुत ही सुंदर आंखें दी हैं, एडवांटेज है। निकला तो फीचर में से ही। देखो भगवान ने दिया किसी को खराब नहीं, लेकिन अगर कोई माने कि मुझे खराब दिया है तो डिसएडवांटेज भी उसी फीचर में से निकल जाएंगी। समझ में आती है बात? यानी कि जब भी मैं किसी टॉपिक का कहूं ना फीचर आने जा रहा है बेटा, पूरी जान लगानी है उसे समझने में। इन दोनों पे मेहनत नहीं करेंगे फिर हम बहुत आराम से निकाल जाएंगे इस टॉपिक को। क्लियर हुई ये बात? पक्का से? तो मैं आपको बता देता हूं, मैं जब ये मीनिंग क्लियर करूंगा ना बिजनेस का, तो 5 फीचर बिजनेस के खत्म हो जाएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है। मुझे एक ही बात बोलनी होगी, 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे इस इतनी सी डेफिनेशन से। ठीक है जी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास बीएसटी में बेटा 6 मार्कर है। अगर सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करता है स्कूल, तो बेटा 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन और 6 मार्कर है। अगर अपनी मर्जी से लगा हुआ है तो 1, 3, 4 और 5, 6 भी दे सकता है। ठीक है जी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मार्कर है। किसी भी टॉपिक में जहां 6 से ज्यादा हेडिंग होंगी मैं सारी पढ़ा दूंगा, पर आपको लर्निंग के लिए अपनी मर्जी की 6 करने की मैं किसी किसी जगह सहूलियत दूंगा, कि जो आसान लगे वो 6 कर। ठीक है जी। किसी किसी जगह ऐसा होगा कि अगर 20 हेडिंग होगी तो मैं कहूंगा बेटा 6 नहीं 20 की 20 करनी है। आप कहोगे भैया ये क्या करा रहे हो यार, मैक्सिमम क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ बेटा, केस स्टडी में तो मेरी 6 हेडिंग है, आपकी 6 हेडिंग नहीं आएगी। केस स्टडी बची हुई 14 हेडिंग में से बनकर आ गई तो क्या करोगे? तो किसी किसी जगह मैं सहूलियत दे पाऊंगा आपको, किसी किसी जगह नहीं भी दे पाऊंगा। ठीक है जी। टोटल 11 चैप्टर है, हाफ ईयरली तक हमने 7 करने हैं तैयार। ठीक है जी। कोई स्कूल कहेगा बेटा 1 to 5 और 7 चैप्टर, कोई कहेगा 1 to 7, कोई कहेगा 1 to 4 और 7। तो मैं ऐसे चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं, मैं शुरू के साथ ही निपटा दूंगा हाफ ईयरली में। फाइनल में हमें 4 चैप्टर करने होंगे कुल। ठीक है जी। जब 1 अक्टूबर को फाइनल का बैच शुरू होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है जी। तो हमारे पास सिर्फ 4 ही चैप्टर बचेंगे।
जिसको हम फूक फूक मार के उड़ाते हैं। ठीक है, चलो अब बाबू बिजनेस क्या है, मैंने फैंसी सा मीनिंग लिख दिया बड़ा। ठीक है जी, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। सर एक एक वर्ड इंटेंशनल है, जानबूझ कर लिखा गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने बस ऐसे तुक्के में लिख दिया। डेफिनेशन लिखिए, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। सर सबसे काम का वर्ड बेटा, बिजनेस तभी बनेगा अगर आप उसमें रेगुलरली एंगेज हो। वन सिंगल एक्टिविटी और फ्यू एक्टिविटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। आज तक जो चीजें, आप सच बता रहा हूं मैं, अगर आपसे वर्ड पूछूं ना बिजनेस डिफाइन कर दो, आप में से बैठा कोई डिफाइन नहीं कर सकता, जबकि सारा दिन होते हुए देखते हैं तब भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए मैं बता रहा हूं लिटरली नहीं पढ़ना, मैं पूरी जान लगा दूंगा इसको समझाने में। बिजनेस क्या है बेटा, सबसे पहला बिजनेस बनने की शर्त है रेगुलरली एंगेज होना। वन सिंगल एक्टिविटी और फ्यू एक्टिविटीज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। एक बार किया गया कुछ काम या बार बार कुछ दिन किया गया कोई काम बिजनेस नहीं बनेगा जब तक आप उसमें रेगुलरली एंगेज नहीं हो। एग्जांपल बेटा, मैंने फोन खरीदा, मोबाइल फोन, एक साल के बाद मैं बोर हो गया, मैंने कहा यार बेच देते हैं यार, मजा ही नहीं आ रहा यार, और मैंने बेच दिया। बिजनेस है मेरा मोबाइल फोन बेचने का, फटाफट से बता दो बस जल्दी से, बिजनेस है नहीं है, क्यों नहीं है यार? एक बार किया गया कोई काम कैसे बिजनेस हो सकता है? बिजनेस बनने के लिए तो पहली शर्त क्या, रेगुलरली एंगेज होना। और यही काम सोचो, मैं हर थोड़े दिन बाद एक पुराना फोन खरीद दूं, बेचना शुरू कर दूं, खरीद दो बेचना शुरू कर दो, और रोज ये काम करना शुरू कर दो, तो मुझे लोग बोलेंगे मोबाइल डीलर है ये, ओल्ड मोबाइल में डील करता है, इसका बिजनेस है। मानते हो बात? और यही सोचो कि आप एक घर में 15 साल रहे, अब आपको लग रहा है कि यार घर छोटा पड़ रहा है, ठीक है जी, घर चेंज करते हैं, और फादर ने एक नया घर लिया, घर बेचकर। बिजनेस है पापा का प्रॉपर्टी बेचने का? नहीं। एक बार किया गया कोई काम बिजनेस कैसे हो सकता है? और यही सोचो यही काम पापा रोज करने लग जाए तो, किसी की प्रॉपर्टी खरीदे किसी की बेचे, किसी की खरीदे किसी की बेचे, किसी की खरीदे किसी की बेचे, तो बेटा बोलने लगेंगे लोग प्रॉपर्टी डीलर है जी, बिजनेस है इनका ये। ठीक है जी, बात समझ आती है? दो तीन को तो बहुत अच्छा समझ में आ गई, घर में बैठे मेरे पिताजी का भी यही काम है। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा यही सोचो कि घर पे रोज न्यूज़पेपर आता है, ठीक है जी, सुबह वो न्यूज़पेपर होता है, रात रद्दी होता है, क्योंकि अब उसकी कोई वर्थ ही नहीं बचती, और अगले दिन फिर न्यूज़पेपर आता है, फिर रद्दी होता है। और 30 दिन के बाद मदर ने आज कबाड़ी को बुलाया कि जी ले जाओ ये सारी रद्दी उठाता है, ये मदर का बिजनेस है। अरे एक बार कोई काम कर लेने से या कुछ बार कोई काम कर लेने से बिजनेस नहीं बनता। बिजनेस बनने की पहली शर्त है रेगुलरली एंगेजमेंट होना। क्लियर है जी बात? अच्छे से क्लियर, आगे बढ़ाएं। अब आपको लग तो रहा होगा यार एनालिसिस काम का होता है यार, हम तो चीजों को लिटरली पढ़ा करते थे, ये लिटरली पढ़ने से नहीं चलने का 11th में कुछ भी बेटा। हाँ आप घबराओ नहीं, आपके 11th के सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाएंगे लिटरली जैसे आप पढ़ते थे। मेरी गाड़ी नहीं बढ़ी, और आप देखना बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहता हूँ आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं आप सोच लेना एक बार मेरे से कंपैरिजन भी सोच लेना। आगे बढ़ते हैं जी बेटा, दूसरी शर्त बिजनेस की है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। देखो बिजनेस करने के लिए आप दो में से एक एंटिटी होंगे, प्लीज सामने देखना, और मजेदार बात आने वाली है। बिजनेस करने के लिए आप दो में से एक एंटिटी होंगे, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, या आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे। वैसे एक और बात बोल देता हूं, या आप सर्विस कंसर्न होंगे। मतलब बिजनेस में बेटा तीन ही काम होते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या सर्विस कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? अरे वाह बहुत बढ़िया, खरीदते कुछ और हैं, प्रोसेस करते हैं बेचते कुछ और हैं। खरीदते तो हैं रॉ मटेरियल, प्रोसेस करते हैं फिनिश गुड्स बनाते हैं वो बेचते हैं, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग क्या होती है?
जो खरीदते हैं वही बेच देते हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। और सर्विस कंसर्न का एग्जांपल ज्यादा दूर क्यों जाना, मैं खड़ा हुआ हूं आपके सामने ट्यूशन सर्विसेज दे रहा हूं, अभी एक एग्जांपल ही याद रख लो, बाकी देते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तीन ही काम कर सकते हो ना बिजनेस में, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कंसर्न हो सकते हो, बस, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो एक बात बताऊं, ये वर्ड ना वर्ड के साथ ही प्ले किया गया है, सर्विस को मैं यहां कवर करूंगा इसलिए मैं इसकी अभी बात नहीं कर रहा हूं, देख लो मेरी डेफिनेशन में है, यहीं करूंगा इसकी बात। कहता है बिजनेस की पहली शर्त है रेगुलरली एंगेज होना, दूसरी शर्त है या तो ये करो या तो ये करो, या तो प्रोडक्शन करो या प्रोक्योर करो। अब ये एक भारी भरकम वर्ड है जो साइंस साइड के मुंह पे दे के मारना। प्रोक्योरमेंट का मतलब सिंपल भाषा में कुछ और नहीं, परचेज करना होता है। कहता है बिजनेस में हो या तो प्रोडक्शन करोगे, समझदार को इशारा काफी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो प्रोडक्शन ही तो करोगे, और अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न हो तो परचेज ही तो करोगे, यही तो करोगे। कहता बिजनेस में हो या तो करोगे प्रोडक्शन या करोगे प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन मतलब या तो कुछ बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो बनाओगे, और अगर ट्रेडिंग कंसर्न हो तो खरीदोगे, तो दोनों में से एक तो करोगे ही करोगे। बात समझ आ रही है? पक्का से अर्जुन, स्पर्श, ठीक है क्रिश, आगे बढ़ जाए। तो वो अच्छा चलो रेगुलरली एंगेज वाली शर्त पूरी कर ली आपने, इन दोनों में से भी एक शर्त पूरी कर ली, उसके बाद कहता है या करोगे सेल या करोगे एक्सचेंज। तो अच्छा अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं एक काम रेगुलरली करता हूं और रेगुलरली परचेस करता हूं और ये बात पूरी ना करूं तो क्या बिजनेस होगा? नहीं। मैं रोज शाम को जाता हूं यहां से दाल खरीद के लाता हूं और प्रोडक्शन कर देता हूं, एंड दिस प्रोडक्शन इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बेचता किसी को नहीं, खुद खा जाता हूं, बिजनेस है मेरा, बिजनेस है दाल खाने का। बिजनेस है क्या है भाई? बिजनेस के लिए एक भी शर्त नहीं छूटनी, रेगुलरली एंगेज होना भी जरूरी है, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट में से एक चीज भी करनी जरूरी है, सेल या एक्सचेंज में से भी एक चीज करनी जरूरी है। ठीक है जी। सर प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बिजनेस नहीं हो सकता। मान लो मैं इंजीनियर हूं, वैसे 2-3 जन्म के बाद सोच सकते हैं ऐसा, ठीक है, मान लो हूं और मैंने टार्जन जैसी कार बना दी अपने लिए, प्रोडक्शन कर दिया जी, रेगुलरली एंगेज रहा उसमें, प्रोडक्शन कर दिया और बेची नहीं, खुद चलानी शुरू कर दी, बिजनेस है। तो बेटा अगर रेगुलरली एंगेज भी और या प्रोडक्शन और परचेज भी कर रहे हो, साथ ही साथ आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है कि आपको सेल करना है, इट मस्ट बी ऑफर टू द पब्लिक, पर सेल नहीं कर रहे तो एक्सचेंज करो, एक्सचेंज भी बिजनेस होता है, लॉ परमिट कर रहा है। और एक्सचेंज का एग्जांपल आपके सामने बहुत है, पुराने जमाने में गली में लोग आते थे, बड़े सारे वेंडर आते थे जी, पुराने जूते दे दो, ग्लास ले, है ना। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियां कहती है जी पुराना प्रेशर कुकर लाओ नया ले जाओ, एलईडी लाओ नया ले जाओ, आईफोन कहता है एक्सचेंज करो जी। क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल है। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बाबू। तो तीन बातें तो मैंने एनालिसिस कर दी, चौथी बात बेटा बिजनेस किस चीज का करना है, गुड्स या सर्विस। मैं बता देता हूँ 99% टीचर के मीनिंग में सर्विस वर्ड नहीं होता, और जब आप स्कूल जाओगे ना बहुत सारे टीचर ना आपसे जब मीनिंग पूछेंगे, पूछने ही लगेंगे बस सीधा, उन्हें पता है ट्यूशन पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है जी। आधे से ज्यादा बच्चे सर्विस वर्ड नहीं बोलेंगे और टीचर गलती निकालता रहेगा, और जैसे ही आप करेक्ट कर दो कि सर्विस वर्ड मिसिंग है, वो कहते जी बिल्कुल बढ़िया। सर मेरे हिसाब से सोचो ये जो मैं कर रहा हूं मेरा बिजनेस है या नहीं है? क्या मैं रेगुलरली एंगेज हूं? पहले बताओ, रेगुलरली एंगेज हूं बिल्कुल। क्या मैं परचेस नहीं कर रहा आकाश भाई की सर्विस? कर रहा हूं, परचेज वाली बात भी पूरी है। क्या मैं सेल नहीं कर रहा हूं अपनी सर्विसेज? क्या ये बिजनेस नहीं है? मैं तो सारी टर्म्स पूरी कर दी। खाली गुड्स में बिजनेस नहीं होता पुत्र जी, सर्विस में भी होता है। क्लियर है क्या बात? और आखिरी बात जिसके बिना बिजनेस की पूरी डेफिनेशन अधूरी है, बिजनेस का सोल पर्पस एक ही है, टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस कभी इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं किया जाता,
क्या आपने दुकान की इनॉग्रेशन करी, आपने कहा जी मैं गरीबों का भला करना चाहता हूँ, लो दुकान का शटर ऊपर, आओ गरीब आओ, उठाओ सारा सामान। बिजनेस कभी भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं किया जाता। द ओनली पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको पता है, आप कुछ टाइम के लिए फ्री जरूर दे सकते हो, कुछ दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, एट द एंड प्रॉफिट ही कमाओगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो सर्वाइवल कर जाए और ग्रोथ कर जाए बिना एडिक्वेट प्रॉफिट के। सर जियो क्या किया था, रिलायंस जियो 4G ने हमारे साथ, उसने कहा जी फ्री है, कॉलिंग फ्री, रोमिंग में डेटा फ्री, रोज का 2 GB 2.5 GB पहले चलाओ, फ्री, 6 महीने तक कुछ चार्जेस नहीं। सर बिजनेस कर रहा था वो, सर कर रहा था क्योंकि उसके दिमाग में था लॉन्ग रन में मैंने लूट लेना है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। आपको पता है कोई भी बिजनेस पैसे कैसे कमाता है, पहले वो कहते हैं कि हम आपको हैबिचुअल कर देंगे। अब जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ना, यू डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर इट। आपको अगर मैं एक बात बताऊं ना, आप तो शायद पैदा भी नहीं होंगे या बहुत छोटे होंगे, तो मैं अपनी कहानी बता देता हूँ। मैं जब 11th 12th में था ना, क्या एज है आपकी, 17 18 के रहे होंगे, 16 17 16 के आसपास की होगी ना एज। हाँ तो 16 साल पहले मेरी 10th 12th हुई थी, ठीक है जी। तो भाई साहब हमारे पास कीपैड फोन होते थे जिसमें हम फेसबुक चलाते थे, ठीक है जी, ओरकुट भी चलाते थे, नाम भी नहीं सुना होगा, ओरकुट का नाम सुना है क्या किसी ने, वेरी गुड। फेसबुक चलाया करते थे, और हमारे दिमाग में मिथ पता है क्या था, कि अगर यूट्यूब खोल दिया तो 1 GB उड़ जाएगा, यूट्यूब पे क्लिक भी कर दिया तो, ठीक है। टाटा डोकोमो का रिचार्ज होता था, जो मेरी याद है, अब सबसे पुरानी याद बता रहा हूँ 12th की, उससे पहले और सस्ता होता था, 48 रुपए, 48 रुपए का रिचार्ज था, 550 MB मिलते थे एक महीने के, 550 MB फॉर 1 मंथ। और हम पता क्या करते थे, 200 300 MB कंज्यूम करते थे, क्योंकि टाटा डोकोमो आपको ये कहता था कि अगर आपने 30 दिन से पहले रिचार्ज कर दिया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता डेटा, और आते थे 29 दिन बाद रिचार्ज करा के आ जाते थे। मान लो 200 300 MB कंज्यूम किया, 200 250 MB बचा है, तो 550 MB और मिल गया, 800 हो गया जी। फिर 200 300 MB, फिर भाई जीबी में डेटा इकट्ठा करके बैठे हुए लोगों को, दोस्तों को बैलेंस दिखा रहे थे कितना जीबी पड़ा है, ठीक है जी। ये कहानी थी, सोचो 550 MB फॉर 1 मंथ। रिलायंस ने कहा सब फ्री यार, जियो सब फ्री, कुछ है ही नहीं। ऐसी गंदी आदत थी भाई, रोज 2 GB 2.5 GB, रोज 2 GB 2.5 GB, यूट्यूब से नीचे बात ही नहीं उतर रही, पता ही है आपको वाला। HD ये सुनना है आप तो, जो डाउनलोड करना है पहले HD, फुल HD 1080 1280 पिक्सल, इतना ही चाहिए, पड़ गई आदत। फिर क्या हुआ, 333 का रिचार्ज लॉन्च हुआ, 333, कहाँ 48 रुपए महीना, कहा 333 रुपए 3 महीना, 111 पे तो पहुंच ही गई बात। चलो, और आदत पड़ गई 444, और आदत पड़ गई 666, और आदत पड़ गई 799। कोई नहीं, 1111 भी आप ही देखोगे, 3 महीने का आप ही दोगे 1111 रुपए इसी रिचार्ज के। प्रॉफिट कमाता है भाई, कोई बिजनेस नहीं छोड़ता, महीने 2 महीने 6 महीने के लिए छोड़ सकता है, तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता बिना पैसे के। आपने ही दिया है ना, 799 तक पहुंच गए हो, 333 में शुरू हुई थी कहानी, और आज मैसेज आ जाए कि रिचार्ज खत्म हो रहा है। सवाल है कि मैं एक दिन भी रुक जाऊं, अभी करे मैसेज ये कि रिचार्ज खत्म हो रहा है, आधा घंटा ना मेरे से बर्दाश्त हो, मेरा दिल गले में आ जाए, धड़कने लग जाए। फिर ऐसा ही होता है ना, कितनी आदत पड़ चुकी है। आप कभी सोचो हम कितना कितना घिर चुके हैं, किसी भी ब्रांड का यही काम है, पहले आपको हैबिचुअल बनाते हैं फिर ढूंढते हैं। एक एक्स्ट्रा बात बताने का और मन है यार, बता दो। जिस दिन मेरी सीए क्लियर हुई ना, मेरी एक ट्रेनिंग पेंडिंग थी, और जब तक वो ट्रेनिंग ना हो ना तो आप सीए नहीं बनते, उससे बोलते हैं GMCS, और जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल पे ट्रेनिंग होती है, कि आपको बोला जाता है कि देखो, सीएस ना बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, इंडिया के सीएस सबसे अच्छे प्रोडक्ट में से एक है, पर उनकी पैकेजिंग बहुत खराब है।
मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं होता कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने का। 4 साल बैठ के बेचारे 16 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे होते हैं एक दिन में। इतनी नॉलेज है कि बता नहीं सकता कोई आदमी। ठीक है जी। प्रोडक्ट बहुत अच्छे अंदर से, पैकेजिंग बहुत खराब की गई है, पार्ले जी हैं। ठीक है जी। और एमबीएस क्या है, एमबीएस हमेशा कहते रहते हैं एमबीए इन फाइनेंस इज इक्वल टू सीएस, बहस करते रहेंगे हर जगह पे। देखना यूट्यूब पे कितने मुद्दे हैं, एमबीए इन फाइनेंस हमेशा कहते हैं हम सीए के बराबर है। भाई वो उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, वो प्रोडक्ट बड़े खराब है। ठीक है नहीं, नॉलेज नहीं है, पर उन्हें रोज कहा जाता है कॉलेज में, हाँ बेटे प्रेजेंटेशन दे 60 बंदों के सामने, तो सारा दिन प्रेजेंटेशन देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे है, प्रोडक्ट बहुत खराब है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो किंडर जो है बाबू। हाँ ऐसे ही है यार, सच बता रहा हूँ तुम्हें। तो मतलब ये एक ऐसी बहस का विषय है जो कभी अंत नहीं होगा। तो प्रोडक्ट पे जाना है या पैकेजिंग पे जाना है, वो आपको चूज करना है। तो मेरी जीएमसीएस चल रही थी, तो एक चंडीगढ़ ब्रांच का चेयरमैन आया, सीए, मतलब ऐसे बैठे होंगे 1700 सीए जिन्होंने पेपर क्लियर किया था, और सबकी ट्रेनिंग चल रही थी 15 दिन की कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम कर लो, आपको आगे जाके क्या करना है आप उस हिसाब से देख लो, जॉब करनी है प्रैक्टिस। तो उसने पूछा आप में से प्रैक्टिस कौन कौन करेगा, मतलब ऑफिस कौन खोलेगा, प्रैक्टिस का मतलब ऑफिस से है। मैं ये बात जान पूछ के भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कल टॉपिक लिंक करना है। मेरी हर चीज इंटेंशनल होगी, मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बात भी बड़ी इंटेंशनल होती है। तो मैंने हाथ उठा लिया जी, मैंने कहा जी मैं करूंगा प्रैक्टिस, और कुछ मेरे साथ लोग थे, बाकी ज्यादातर जॉब वाले थे। तो हमें बताया गया कि ना आप रिसेप्शन जरूर रखना है। मैंने कहा सर ऐसा क्यों, कि रिसेप्शन क्यों रखना है? कहते हैं डॉक्टर्स देखो कितने प्रोफेशनल होते हैं, रिसेप्शन रखते हैं। तो उन्होंने एक कहानी बताई, कहानी सुन के मजा आ गया। ठीक है जी, मैं वो कहानी आपको बता रहा हूँ, आपको सुन के ही मजा आ जाएगा। उन्होंने बताया कि दुनिया में ना डॉक्टर से ज्यादा प्रोफेशनल कोई होता ही नहीं है। हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी होती है, पर डॉक्टर बड़े प्रोफेशनल होते हैं। कहते हैं एक रात 2 बजे ना मुझे ना बहुत तेज फीवर, 102 पे फीवर, और मेरा एक डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, ने उसे कॉल लगाई। मैं कहा सर फीवर आ रहा है 102 पे, मैं पैरासीटामोल ले लूँ क्या? कहता सर मत लेना, फीवर के बहुत सारे कारण होते हैं, आप क्लिनिक आ जाओ सुबह, मैं टेस्ट कर देता हूँ फिर देख लेते हैं। ठीक है सर। वो बेचारा पूरी रात फीवर में तड़पता रहा, 8-9 बजे क्लिनिक खुला, वो पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर जाने का, रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया कि सर 1500 की कंसल्टेंसी है। अब वो आदमी भी बहुत रजवाड़ा, उसने कहा यार मैं क्या 1500 के पीछे बहस करूं, चाहे मेरी रात को डॉक्टर से बात होगी, उसने जेब से 1500 रुपये निकाले दिए और चला गया अंदर। ठीक है जी, डॉक्टर ने चेक चेक किया, बेल बजाई, स्टाफ आया, कहता पानी लो सर। एक गिलास पानी मंगाया, अपने पास से 2 मेडिसिन दी, कहता सब ले लो, यहीं ले लो मेडिसिन। कह रहा मैं घर आया मैं बिल्कुल ठीक। कहता मुझे 100% पता है कि उसने मुझे पैरासिटामोल ही दी थी, पर उसने इसके लिए 1500 रुपये ले लिए मेरे से, और वो भी सैंपल की होगी पैरासिटामोल। और आपको भी पता है डॉक्टर्स पे सब सभी ही गए हैं कभी ना कभी, उनसे ज्यादा प्रोफेशनल आदमी देखा है क्या आपने दुनिया में? चलो खैर रखते हैं, आज के लिए इतना ही है, प्यारे बच्चों, बाय।